हेलो। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सबने राम राम। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन और पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। एक दिन और बच गया एग्जाम का, तो एग्जाम की भी टेंशन थोड़ी थोड़ी शुरू होगी। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मुझे बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो सेशन का क्लियर है क्या? मोहित, भारती, सिमरन, रूबी, कविता, मनीष, वेरी गुड इवनिंग। ओके। बाकी जो भी डाउट्स होंगे, देखो इस सेशन को मैंने दो तरीके से डिवाइड किया है। जल्दी जल्दी लेके चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो, एक तो सबसे पहले एचसीएस प्री को लेके काफी डाउट्स जो स्टूडेंट्स के आ रहे थे, तो सबसे पहले तो मैं उसको एड्रेस कर दूंगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। स्पेशली कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सीसेट में क्या रखना है, एलिमिनेशन टेक्निक कितनी रहेगी, कितने सही हो सकते हैं, कितने गलत हो सकते हैं। ठीक है, चलो ओके। और उसके बाद सेकंड जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा 1 ईयर मैप, जिसकी पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। उसमें लगभग सारे सोर्सेज से मैप जो हो सकते हैं वो मैंने कंपाइल कर दिए थे, तो उसमें ट्रिक्स के साथ अपन देखेंगे कि कैसे अपने को मैप्स में प्रोसीड करना है। और अगर अपन यूपीएससी लास्ट ईयर का पेपर देखते हैं तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस बार आपके मैप के क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज्यादा रहेंगे। 6-7 क्वेश्चन तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि आएंगे। बाकी तो जो पेपर में रहेगा वो अपन उसी टाइम पे देखेंगे। चलो ठीक है। देखो अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी कि आपको एग्जाम के हिसाब से किस तरीके से प्रोसीड करना है। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड की मैं आपको बता देता हूं कि एडमिट कार्ड के बारे में अभी आपके मेल्स पे एक लिंक आया होगा या फिर अपडेट किया है एचपीएससी ने। तो आपको जो नया अपडेटेड एडमिट कार्ड है, जिसमें आई थिंक आपका क्यूआर कोड साथ में लगा हुआ है, वो डाउनलोड करके लेके जाना है। सेकंड कंफ्यूजन आपका अटेस्टेशन को लेके था, तो अटेस्टेशन उतना रिक्वायर्ड, मतलब अटेस्टेशन के बारे में इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड है कि कलर लेके जाना है या ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड हमेशा लेके जाते हैं और वो चलता भी है, तो उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट आप आराम से लेके जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको व्हेन टू रीच सेंटर। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि सेंटर में उसी दिन पहुंचेंगे, 21st को मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे। बट माय पॉइंट इज, अगर आपका सेंटर, देखो अगर आपको 21st को जाना है तो ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहला, आपके पास प्राइवेट व्हीकल हो खुद का। सेकंड, आपके पास 2 से 3 घंटे का ही ट्रैवल टाइम हो, ताकि आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकल लो 5 बजे 5:30 बजे, ताकि आप 8 बजे से पहले पहले किसी भी हाल में अपने सेंटर पे पहुंच जाओ। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सेंटर के नाम अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें हो जाता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट क्या है कि आपको अपने सेंटर पे एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अपन इसके बारे में बात करेंगे। मैप का अपना सेकंड पोर्शन रहेगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इसमें डाल देना, मैं उसको अभी एड्रेस कर दूंगा। 15-20 मिनट्स लगेंगे, बट ये वाला जो पोर्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है लास्ट मोमेंट के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन स्पेशली एग्जाम अटेम्प्ट को लेके अपना ना रहे। ठीक है, तो ये अपना हो गया है। तो इसमें ज्यादातर आपको कोशिश करनी है कि कल ही आप वहां पे पहुंचे, एक होटल बुक करा लो और वहां पे रुको आराम से, इसी तरीके से चलना है। ठीक है, परसों पे मत डालना, 21st के लिए नहीं। 21st के लिए सिर्फ अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के भरोसे अपने को नहीं जाना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। अब इसमें मैं दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, सबसे पहले एचसीएस को लेके और यूपीएससी को लेके। अब यूपीएससी में क्या है कि पहले जो ट्रेंड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी पिछले 2-3 साल से अगर अपन देखें तो ट्रेंड काफी चेंज हो रहा है। यूपीएससी में आपकी कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं जा रही है और अभी तो 90 के आसपास भी पहुंच गई है। तो पहले हम जो मानते थे कि यूपीएससी में अपने जो सेफ अटेम्प्ट हैं वो अप्रोक्सीमेटली 90 और 90 प्लस के आसपास अपन करके आते थे। बट अब क्या है कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो उतना नहीं रहा है, यानी जो आपकी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट और वो सब आती थी, तो उसमें थोड़ा सा पहले क्या होता था 80-90% आपकी ठीक हो जाती थी, अब थोड़ी सी कम होती है। तो आपको क्योंकि 1/3 भी नेगेटिव मार्किंग है, तो यहां पे तो वो चीजें अटेम्प्ट करनी है जिनके बारे में आप बिल्कुल भी, मतलब वो अटेम्प्ट नहीं करना, एक तो जिसके बारे में बिल्कुल भी अपने को श्योर नहीं है, यानी 4 में से चारों ऑप्शंस में कोई भी आइडिया नहीं है, वो तो अपने को अटेम्प्ट नहीं करना। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है कि 3 ऑप्शन में, तो आपको यहां पे 3 ऑप्शन और 2 ऑप्शन में ही दिक्कत आती है। अगर आप एक ऑप्शन में श्योर हैं तो ये वाला क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। 2 और 3 में अपना जो कंफ्यूजन रहेगा, इसमें आपको किस तरीके से करना है, आप अपने फर्स्ट इंट्यूशन पे जाएंगे कि भाई मेरे को लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम प्रेशर में पहली बात तो ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। जितना ज्यादा ओवर थिंक करोगे उतना ही ज्यादा नेगेटिव की तरफ आप जाएंगे। ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है और आपने भी जो और पेपर दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट इंट्यूशन के हिसाब से अपना लेना पड़ेगा। नाउ
मैं अभी आपको जो पिछले साल का 2022 का अपना प्री था उसके हिसाब से 2-4 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। अभी यहाँ पे क्या हम फिक्स कर सकते हैं कि हम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, या फिर उससे ज्यादा करेंगे या फिर कम करेंगे। देखो यूपीएससी में तो सिंपल सा है कि आप मतलब बिल्कुल ही नहीं आता वो तो नहीं करेंगे, और 2 और 3 में आपको अपने हिसाब से रिस्क लेना पड़ेगा। जिसमें आप लेना चाहते हैं उसमें ले लीजिए, जिसमें नहीं लेना चाहते वो छोड़ सकते हैं थोड़ा सा। पर रिस्क जहां पे बिल्कुल मतलब ऐसे तुक्के बिल्कुल ही तुक्के नहीं मारने, ठीक है। कुछ पड़ा हुआ सा है, कंफ्यूजन है, लग रहा है तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, बट अननेसेसरी तुक्के मत मारना, तो सेफ साइड ही चलना है। ऑन द अदर हैंड अगर अपन एचसीएस में बात करें तो 1/4 आपकी नेगेटिव होती है। नाउ अगर मैथमेटिकली स्पीकिंग तो यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करें तब भी रिस्क टू रिवार्ड थोड़ा सा ठीक रहता है। बट द पॉइंट इज एचसीएस में भी आपके यूपीएससी के टाइप के ही क्वेश्चन पिछले दोनों पेपर्स में भी आए थे और इस बार भी आएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे ये है कि 1/4 में अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास सीट्स इस बार जो है वो कम है, ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगी, बट यहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पे आपको नहीं चलना, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, मान लो मैंने तैयारी कर रखी है, स्टैटिक पढ़ रखा है, करंट अफेयर पढ़ रखा है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे मैं एक स्टूडेंट को भी एक्सप्लेन कर रहा था, मैं आपको उसी तरीके से बता देता हूं। आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक होंगे सिंगल लाइनर जिसमें मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा और यहाँ पे ए बी सी डी 4 ही ऑप्शन है जिसमें से आपको टिक करना है, तो उसमें आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे, उसमें आप क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शंस नहीं देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखने के बाद क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आंसर क्या होगा। आपको ऑप्शन नहीं देखने, आप सीधा का सीधा यहां से पहले तो अपने दिमाग में सोचोगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है, उसके बाद आपको वो आंसर सर्च करना है ऑप्शन में और उसको टिक करना है इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा क्योंकि आपने पढ़ नहीं रखा होगा तो उसमें फिर अननेसेसरी अपने को रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। ये रहेगा इसके लिए जहां पे एबीसीडी की फॉर्म में रहता है। अगर आपके पास आ रहा है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब देखो अगेन द बेसिक थिंग इज आपको जो सवाल है, क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको आंसर जो है उसके सारे के सारे ऑप्शन। अब एमसीक्यू में तो बिना ऑप्शन पढ़े आप आंसर नहीं कर सकते, वहां पे तो आंसर रहेगा 1 2 2 3 3 4, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, इस टाइप से आंसर रहेगा। आपको ये ऑप्शन नहीं पढ़ने, आपको क्या करना है, आप पहले तो ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें भी करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, या क्या वो पूछना चाह रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज आपको जो भी ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। कई बार सवाल में लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो इजी ऑप्शन होता है, तो उसमें उस तक हम कई बार पहुंच नहीं पाते, तो आपको ट्राई करना है कि हम वहां तक आराम से पहुंचे और उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 2 ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे। सिंगल लाइनर वाले में ऑप्शंस छुपा के आप अपने दिमाग में आंसर सोचेंगे और उसके बाद आप आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। नहीं पता, नहीं मिल रहा तो इसको अभी के लिए स्किप कर देंगे, अगले राउंड में आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, उसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। नाउ सेकंड एमसीक्यू का मैंने बता दिया है। एमसीक्यू में 1 2 3 4 स्टेटमेंट देख, हो सकता है पहली स्टेटमेंट की हवा नहीं लग रही, दूसरी की नहीं लग रही, तीसरी की नहीं लग रही। अब मैं ये एग्जांपल देके आपको पिछले वाले पेपर से समझा दूंगा, अभी के लिए इतना ही समझो, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे एक सवाल आता है कि कितने अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम लास्ट वाले पेपर की कट ऑफ की बात करते हैं तो जो पहले वाला कैंसिल हुआ था उसकी कट ऑफ गई थी आपकी 69 और उसके बाद जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ गई थी 59। देखो पेपर अगर टफ की कैटेगरी में जा रहा है तो कट ऑफ जाएगी नीचे, पेपर अगर इजी की कैटेगरी में जा रहा है तो कट ऑफ जाएगी ऊपर। अब आपको अब वहां पे रियल टाइम में ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप वहां पे ये मत सोचना कि पेपर इजी है, टफ है क्या नहीं है, नो नथिंग। आपको एज अ स्टूडेंट मतलब जैसे मान लो पेपर दे रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो नॉलेज बेस है उसके हिसाब से सही और गलत स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करनी है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो 2 तरीके होंगे। अब एक चीज हो सकती है, आप लोगों ने सारों ने स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़े हैं तो पेपर या तो स्टैंडर्ड सोर्सेज में से आ रहा होगा, करंट अफेयर हो चाहे स्टैटिक हो, ठीक है, आपको आइडिया लग गया। अगर उससे बाहर पेपर आ रहा है तो डेफिनेटली पेपर टफ की कैटेगरी में है। तो टफ पेपर है यानी जो हमारे एनसीईआरटीज हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्टैंडर्ड करंट अफेयर के सोर्सेज हैं, अगर वहां से बाहर आ रहा है तो टफ है, ठीक है। मतलब आउट ऑफ जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सोर्सेज है वहां से आ रहा है तो टफ है, तो हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है।
ऑन द अदर हैंड अगर मान लो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज से पेपर है, तब आप अटेम्प्ट करते हुए ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी ठीक है, अच्छी है, तो आप डेफिनेटली ठीक ठाक अटेम्प्ट कर ही लोगे, ठीक है। तब आपको ये समझना है कि नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो उसमें ज्यादा मतलब अगेन ज्यादा स्पेकुलेशंस में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर, क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देना है और आंसर्स पे ध्यान देना है। दो टाइप के आपके पेपर रहेंगे उसमें। अब अगेन मतलब देखो 80 के आसपास तो करके ही आने हैं। अब मैं आपको इतना बता सकता हूं कि 80 से कम तो मत करके आना, क्योंकि कट ऑफ अपनी लगभग 70 अगर मान के चले, ठीक है, मिनिमम मान के चल रहे हैं कि भाई इतना तो रहेगा ही रहेगा, और डिपेंड करता है अगर पेपर ज्यादा ही टफ बन गया तो हो सकता है कम भी हो जाए, 65 भी हो जाए, 60 भी हो जाए, बट हम मान के चल रहे हैं एक एवरेज पेपर के हिसाब से जो नॉर्मली अपने बनते हैं, ठीक है। तो 65 से 70 मान लो, तो वहां पे भी आपको 80 तक तो जाना ही है, ठीक है। तो 80 के आसपास अपना अटेम्प्ट तो रखना ही है। उसके बाद अगर आप जितना भी प्लस में जाना चाहते हैं, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑल अपॉन अगेन सेम, अगर एक ही ऑप्शन आपको आता है कि डेफिनेटली आंसर है, वो तो आप करोगे ही करेंगे। दो में कंफ्यूजन है, एक और दो में, तो वहां पे आपको रिस्क अगेन लेना है। तीन में कंफ्यूजन है तो भी आपको रिस्क लेना है, बट ये जो कंफ्यूजन है ये अननेसेसरी नहीं आना चाहिए, ये कंफ्यूजन आपके नॉलेज बेस से होना चाहिए। अब आगे मैं आपको दिखा दूंगा। अब यहां से एक चीज समझ में आ गई, 80 के आसपास आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ 65 टू 70 से कम तो किसी भी हालत में नहीं जाएगी एक स्टैंडर्ड पेपर में। इजी और टफ मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। यूपीएससी में अगेन, यूपीएससी में ज्यादा रिस्क नहीं लेना अननेसेसरी स्टेटमेंट्स में, वहां पे अपना हिसाब से ही आराम से चलते रहना, ठीक है। अब आता है सी सेट का। देखो इसके अलावा आपका कोई भी डाउट होगा उसको मैं बाद में ले लूंगा, ठीक है। सी सेट में क्या है, अगर मान लो 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आई थिंक एचसीएस में 100 थे और यूपीएससी में अपने 80 क्वेश्चंस थे, परसेंटेज वाइज अगर मैं बताऊं तो आपको पहुंचना है 45 टू 50% के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी यहां पे आपको 50 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 50 टू लेके 60 के बीच में आपको पहुंचाना पड़ेगा 100 में से, ठीक है। जबकि अगर 80 क्वेश्चंस हैं तो 80 में अगर अपन जाएं तो आपको 40 से लेके 45 के बीच में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब ये किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं उसके पीछे अगेन, जैसे देखो इंग्लिश के भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, एक तो सिंगल क्वेश्चन वाला, एक हो सकता है जिसमें 2 या 3 आपसे क्वेश्चन पूछे गए हो। अब ये जिस भी हिसाब से होगा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पर्टिकुलरली इस कॉम्प्रिहेंशन से क्या आपका आंसर निकलवाना चाह रहा है, ठीक है। अब अपनी तरफ से अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके हिसाब से आपको आंसर नहीं करने, जो भी कॉम्प्रिहेंशन में दिया है आपको आंसर उसी हिसाब से ही करना है। पहली चीज तो ये, ठीक है, ये हो गया। अब मैथ और रीजनिंग में आता है, कुछ लोगों का मैथ अच्छा होगा, कुछ लोगों का रीजनिंग अच्छा होगा। आपको सिंपली इतना ही करना है कि जो भी इजी क्वेश्चंस हैं जिनमें कैलकुलेशंस कम से कम है, या फिर रीजनिंग में कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे पैटर्न होते हैं और उनके बाद मतलब ट्रिक्स रिडल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये उसका वो तो रिलेशनशिप वाले होते हैं, तो उसमें क्या होता है एक क्वेश्चन में सब पार्ट्स होते हैं, 2, 3, 4, 5 तक भी सब पार्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो आप अगर उसमें अच्छे से टाइम लगाओगे तो वहां पे आपका चांसेस है कि आप उसमें अच्छे से उसको सोल्व कर पाए। तो अब ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगेन अब उसमें यही है कि जहां पे भी आपको लग रहा है क्वेश्चन को प्राइमा फेसी देख के कि यार ये मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो सकता, उसको स्किप करो और आगे मूव कर जाओ, क्योंकि आपके इतने क्वेश्चन तो इजी मिलेंगे ही मिलेंगे, 40 टू 45। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो वहीं पे पढ़ के दिमाग लगाना है, तो उसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं, उसमें रटने वाला नहीं है। अगेन रीजनिंग में रटने वाला नहीं है। मैथ का आपको जितने भी फार्मूले हैं, बेसिक जो फार्मूले हैं आपके अभी तक तैयार हो गए होंगे, उसकी जो भी अपनी पर्ची है या आपने जो भी अपने नोट्स बना रखे हैं वो अपने पास रखना है। और पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो भी आपको गैप मिलेगा उसमें जीएस का पेपर अपना मैच मत करने लग जाना, क्योंकि क्या होगा, जीएस का पेपर जैसे ही मैच करने लगोगे तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए, दिमाग जो है वो थोड़ा सा अपसाइड डाउन अपना हो जाता है, तो अपन मतलब दिमाग की दही सी हो जाती है, तो हमें वो नहीं करना। उस टाइम पे आपको सिंपली आप अपना सीसेट पेपर 2 आप उस टाइम पे अवॉइड करें, किसी से भी बात नहीं करनी, आसपास के भी जो लोग उनसे भी बात मत करो, अपना साइलेंट मोमेंट अपने लिए ही रखो और ये रखो, ठीक है। क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता, क्यों पेपर 1 में मान लिया कि कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो गए, ठीक है, हो सकता है कि कट ऑफ ही कम जाए, पेपर ही टफ था, आपने अच्छी तैयारी कर रखी थी, बट उसके चक्कर में आप पेपर 2 का अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए और वहां पे आपने गड़बड़ कर दी और पेपर 2 अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहां पे अटेम्प्ट करने का सिर्फ यही है। अगेन इसी तरीके से आपको मैथ रीजनिंग में वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं जो इजी हैं, उनको करो, मूव ऑन।
कर जाओ, 1 से 2 मिनट में जो अटेम्प्ट हो सके, ठीक है। जो ज्यादा बड़ा वाला लग रहा है वो नहीं करना। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अगेन 1 है 2 है, तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करके पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये सी सेट का हो गया। आपको ये है मिनिमम 40 से 45 करना ही करना पड़ेगा। देखो इसमें अगेन अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से बात करते हैं, देखो 100 में से अगर मैं बताऊं, अगर आपने 60 अटेम्प्ट करे, 20 आपके गलत हो गए मान लेते हैं, तो 20 में से 1/4 आपका नेगेटिव, 5 आपके फिर से गलत हो गए, यानी आप 35 के आसपास स्कोर कर लोगे। पर 60 में से देखो 40 ठीक 20 गलत, ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच कर रखा है मैंने। 60 में से आप आराम से सी सेट में आप 45-50 तो ठीक कर ही लोगे। सी सेट में गलत होने की संभावना कंपैरेटिवली कम रहती है अगर आप ढंग से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया, सी सेट का भी आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, जीएस का भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग प्लस एलिमिनेशन टेक्निक, जो कि मैं बात कर रहा था। एलिमिनेशन टेक्निक का यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स पढ़ी, या मान लो 5 स्टेटमेंट्स थी, उसमें से एक स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि वो इजी स्टेटमेंट होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन भी और ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ना है। पहले दूसरे पे आके ऐसा नहीं कि स्किप करके अगले पे भाग गए, नो, आपको लास्ट तक पढ़नी है। कई बार क्या होगा कि मान लो इसकी में हवा नहीं सारी वही, तो इसमें आपका करते ही मतलब एक एब्सोल्यूट करते ही आपको पता चलेगा कि जो ऑप्शन 5 है वो 1 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। बट ऑप्शन देख के आंसर नहीं करना, आपको अपने अगेन एंड अगेन नॉलेज बेस के हिसाब से स्टेटमेंट राइट ढूंढनी है और स्टेटमेंट गलत ढूंढनी है, ठीक है। और ये होती है सिंपल सी एलिमिनेशन टेक्निक। तो इसमें वो चाहता ही है कि आपको एक स्टेटमेंट जो इजी स्टेटमेंट है, क्या वो सही है, क्या वो स्टेटमेंट गलत है, ये पता हो, ठीक है। वो वहां से आपसे ये नहीं देखना चाह रहा कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक पता है क्या, नो, आपको क्या ये स्टेटमेंट पता है क्या, उसने उसके बेसिस पे एलिमिनेशन टेक्निक अपने आप बना रखी होगी, ठीक है। तो ये चीज समझना। सेकंड चीज जो हम बात कर रहे थे इससे पहले मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स। देखो अभी एचसीएस जो है यूपीएससी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, तो जो मेरा मानना है कि यूपीएससी इवोल्व कर रहा है, तो यूपीएससी में एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स जैसे ओनली वाली, मैंडेटरी वाली, ठीक है, ऑल, नन, इस टाइप की स्टेटमेंट्स, जैसे साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट में जो अपने क्वेश्चन आते थे तो उसमें अलग तरीके से अपन प्रोसीड करते थे। तो अब ये इसमें यूपीएससी में इस टाइप की स्टेटमेंट सही होने की संभावना अब 50 से 60% ही रहेगी, जो पहले 80-90% तक होती थी, यानी रिस्क अच्छे से चले जाते थे। एचसीएस में अगेन अभी हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली क्या रहेगा, बट फिर भी अब आपको जैसे पढ़ते टाइम भी मैंने आपको बताया ही था, तो इन पे आपने ध्यान दिया होगा। तो अगेन अब सिर्फ और सिर्फ इसका फायदा क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट आती है तो आपको अटेंटिव हो जाना है। अटेंटिव क्या कि अच्छा ये ओनली वाली स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, या ऐसा कुछ है क्या, तो आप श्योर होंगे तभी उसको करना है, अदरवाइज अगेन अननेसेसरी रिस्क आपको नहीं लेना। तो ये क्यों अब सारा मतलब ये टेक्निक्स हैं, पर इसको इफेक्टिवली यूज करना है, ना कि तुक्के के हिसाब से, ठीक है। इस चीज को समझना है आपको। इफेक्टिवली कैसे यूज होगी, इफेक्टिवली अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से काफी गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपका जो नॉलेज बेस है उसी के हिसाब से यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई राइट, यू हैव टू आइडेंटिफाई रॉन्ग। आपके आंसर अपने आप किसी न किसी ट्रिक और एलिमिनेशन में अपने आप लग जाएंगे। तो आपको अपने नॉलेज बेस पे ही भरोसा रखना है, फर्स्ट इंट्यूशन पे ही भरोसा रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट चीज आती है कि कल आपको क्या रिवाइज करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि यूपीएससी में क्या पूछा गया था और जो स्टेट पीसीएस में रहता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज, आपको साइंस तो प्रिपेयर करनी है, क्योंकि किसी भी स्टेट पीसीएस में अगर आप देखेंगे तो 20% के आसपास 15 to 20 तो रहेगा ही रहेगा। एचसीएस में पिछली बार 25 तक भी चला गया था, तो हम एवरेज मान लेते हैं 20%। तो उस हिसाब से ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ये आपको रिवाइज करना है कल। अगर आपने आज ही रिवीजन खत्म किया है तो ये नहीं कि कल भी इसी को रिवाइज करने लग जाओ। आई एम जस्ट सेइंग, अगर पिछले 4-5 दिन में नहीं पढ़ा है तो आपको साइंस जरूर रिवाइज करना है कल के लिए। और इसमें मैराथन भी है, मैराथन में भी काफी मैंने करा रखा है, 4-4.5 घंटे में आपके आराम से हो भी जाएगी। जिन्होंने पहले कर रखी वो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, आपको करंट अफेयर करना है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर यूपीएससी में आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते ही हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो आईआर के कंटेक्स्ट में पूछ ले, ठीक है, या फिर स्कीम्स के कंटेक्स्ट में पूछ ले, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस के पूछ ले। तो अब क्योंकि एचसीएस इवोल्व कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन
आपके पिछले बार से थोड़े से ज्यादा रहेंगे। एक्सपेक्टेडली 10 से 12 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। पिछली बार भी थे 7-8 और शायद 10 के आसपास भी रहे हो, पर इतना मान के चलो, ठीक है। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए, तो ये भी रहेगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि साइंस के क्वेश्चन अगर ज्यादा आ गए, तो ये एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ही मैं शेयर कर रहा हूं। एंड लास्ट चीज इज ज्योग्राफी के मैप्स। अब अगेन ऐसा नहीं कि आज क्लास ले रहे हैं तो ज्योग्राफी मैप्स इंपॉर्टेंट हो गए, नो। ज्योग्राफी मैप्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज क्लास ली जा रही है सारे सोर्सेज से बना के। दिस इज अदर वे अराउंड। यूपीएससी 2022 में आपके 8 से 10 के आसपास क्वेश्चन थे जो मैप्स के थे। अगर आपने पिछली वाली क्लास देखी होगी तो वहां से काफी क्वेश्चंस आपके अटेम्प्टेबल जो क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट हो रहे थे। 2-3 क्वेश्चंस का इधर उधर करके छोड़ दो एब्सोल्युटली, तो मतलब मान लेते 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल होते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो नहीं होते, नहीं पता होता। जैसे कि टी प्रोड्यूसिंग वाला था, किसी को नहीं पता 1-2 क्या आंसर आएगा। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज क्वेश्चंस। हाँ, जो अटेम्प्टेबल थे वो लगभग हमारे जो पिछले साल भी अपन ने करे थे उसमें से काफी चीजें हो रही थी, ट्रिक्स के साथ ही मैंने आपको करा रखा था। आज भी इसी को ही करेंगे। अगेन मे भी हो सकता है 6 से 7 क्वेश्चन आपको मैप्स के देखने को मिल जाए। अब एचसीएस में मैप्स के आपके क्वेश्चन ज्यादातर इंडिया के ही रहेंगे। आईआर संबंधित भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आईआर आपका करंट में आ जाता है मैप बेस्ड लोकेशन में। वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट नहीं रहता, वो करंट अफेयर के हिसाब से बन जाता है। तो इसको आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से कंफ्यूज करके ऐसे नहीं करना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पार्ट ही नहीं है एचसीएस का, तो वो आएगा ही नहीं। नो, करंट अफेयर पार्ट है। और यहाँ पे सिलेबस उतना डिफाइन नहीं होता कि यही आएगा यही आएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, दैट इज देयर राइट, वो आराम से। तो ये 3 चीजों पे आपको फोकस करना है, क्योंकि अगेन आप मॉडर्न हिस्ट्री अब तक पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक बेसिस जो है पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट स्कीम या जो भी अपन ने एक करंट अफेयर किया था, तो उसके हिसाब से आप अपना रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, कल के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। नाउ एक चीज आती है ओएमआर कैसे अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। और 5th ऑप्शन का क्या है। अब जैसे 4 ऑप्शन है आपके 1, 2, 3, 4 और 5वां ऑप्शन और आ गया हमारे पास। अब जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे, पहले तो मैं ये बता देता हूं, सिंपल सी बात यह है कि जो भी आपने ऑप्शन मार्क करना है आप उसको मार्क कर देंगे। बट मान लो आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आ रहे हैं, तब आपको वहां पे 5th ऑप्शन मार्क करके आना है। यानी आपने कोई भी आंसर नहीं दिया तो ये भी आपको साथ साथ मार्क करते हुए चलना है। यहां पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है, और इसमें केसेस के चक्कर में तो पढ़ा नहीं जा सकता। पिछले बार भी केस हुआ था, नहीं हुआ था। कुछ लोग अटेम्प्ट नहीं भी करके आए तो उसमें नहीं पढ़ना। अभी के हिसाब से जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आप अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, नन ऑफ द अबव, मतलब आपको नहीं आता, स्किप करना चाहते हैं, सिंपल सी बात यह है, तो स्किप के लिए आपका ऑप्शन रहेगा 5th ऑप्शन। आपको वो मार्क करके ही करके आना है, यानी आपको सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो मार्क करके आने हैं। अब ऑप्शन जैसे देखो, पेपर अभी अपन अटेम्प्ट करेंगे, तो पहली बार में जैसे मान लो मैंने एक फर्स्ट रीडिंग करी, फर्स्ट रीडिंग में आपको पेपर सोल्व करना है। किस तरीके से सोल्व करना है, अब देखिए, आप जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो व्हाट यू हैव टू डू, जब आप उसमें जैसे अपन सरसरी निगाह से देखते हैं, यूपीएससी में क्या होता है, एक कंपार्टमेंट्स होते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, वो आपको एक एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। एचसीएस में काफी कुछ हद तक भी ऐसा होता है, पर वहां पे वेरिएशन थोड़ा थोड़ा सा मिल जाता है। बट हाँ, आप मोटा मोटा क्या कर सकते हैं, पेज वाइज, जैसे मान लो पहले पेज पे तो ज्यादातर क्वेश्चन मान लो आपको साइंस के मिल रहे हैं, तो आप उसमें ऊपर कोने में लिख लोगे एसएनटी। फिर मान लो आपको उसके मिल रहे हैं, ये मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूं, जो अपना पेपर है उसी के हिसाब से। फिर मैं ओएमआर बता दूंगा, अगर ध्यान ना आ रहा है तो मुझे बता देना ओएमआर फिलिंग वाला अपना किस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके हिसाब से देख लेते हैं। 5th वाला ऑप्शन हर जगह रहेगा, उसी सेट में भी रहेगा, ठीक है। सी सेट सेम ही आपको मिलेगी। देखो, ये अपना पिछले वाला पेपर था। नाउ मान लीजिए आपके सामने अगेन ऐसे ही पेपर आ रहा है, ठीक है। देखो, अब यहां पे क्या है, यहां पे थोड़ा सा वो हो जाता है कि साइंस में बीच में ज्योग्राफी कुछ कुछ मिक्स ऐसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पर जनरली मान के चलते हैं। देखो, अब इसमें देखो, पहला, अब मैं आपको 10-12 क्वेश्चंस के हिसाब से बता देता हूं, पहले और दूसरे पेज के हिसाब से, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। अब मान लीजिए कि मैंने ये पढ़ा, मैग्नीज, थोड़ा सा आइडिया लगा, अन्नामुदी, वेस्टर्न घाट्स, ओके, गंगोत्री, ठीक है, सिक्किम, विंड, ठीक है, और ये टाइप ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो व्हाट आई विल डू, मैं इस पेपर के ऊपर यहां पे कोने में क्या कर सकते हैं आप, यहां पे आप लिख लेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहां पे आपको मार्क कर लेना है जियोग्राफी, ठीक है। इसके लिए आप अपना सिंगल एक वर्ड बना के रखेंगे, जी, ठीक है। साइंस में एसएनटी कर सकते हैं, ई फॉर
एनवायरमेंट में ईवी कर सकते हैं, एनवायरमेंट तो आएगा ही नहीं, इकोनॉमी आएगा। तो जैसे अपने पास क्या क्या होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, और करंट अफेयर, तो ये मेजरली आपके रहेंगे, इतने ही रहते हैं, 5-6 ही रहते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में एंशिएंट मिडाइवल को करने लगे, नो, आपको इस तरीके से सेग्रीगेट करना है। अब आपने क्या किया, आपने ज्योग्राफी लिख लिया, अभी के लिए है ये, एक है अपने दिमाग को सेटल करना, इट विल हार्डली टेक, मतलब जैसे ही पेपर मिलता है या फिर थोड़ा सा बस उसको देख लेना, ठीक है, मोटा मोटा, ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादा वो नहीं लगेगा, थोड़ा सा देख लिया, या फिर देखते इससे इसका फायदा क्या होने वाला है, जैसे देखो फिर आप आगे आए तब आपको फिर से आइडिया लग रहा है कि नेशनल हाईवेज और ये सब, पहला और लास्ट क्वेश्चन देखे कि भाई यहाँ पे ज्योग्राफी है, यहाँ पे भी ज्योग्राफी लिख लिया, ठीक है। अब हम आए पेज, जल्दी से पेज पलटना है कि हाँ ये आ गया। अब देखो रोटरडैम कन्वेंशन पूछ रहा है आपसे, सोयल पूछ रहा है, तो थोड़ा सा अब ये लैंग्वेजेस वगैरह हैं, तो ये मिक्सअप सा भी हो रहा है, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, मैप्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, तो फिर से हमारा ज्योग्राफी का हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ज्योग्राफी चल रहा है, तो ये ऐसे है, ठीक है। अब जैसे हिस्ट्री शुरू होगी तो ये हिस्ट्री हो जाएगा, कहाँ किंग हर्षवर्धन, मदुरई हो गया, ठीक है। तो अब आपने ये चीज पता कर ली, ठीक है। अब इसके बाद ये जल्दी जल्दी करना है, ऐसा नहीं बहुत ही ज्यादा टाइम इसमें लगा दिया, डो नॉट वेस्ट मच टाइम, ठीक है। और अगर नहीं भी करना तो भी, अगर आपको लग रहा है कि मेरी ठीक ठाक तैयारी, मुझे इस हिसाब से नहीं करना, तो भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन आते हैं पेज नंबर 1 पे, कि मान लो अब आपने पेपर खोला और आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। अगेन सिंपल सा आपका फंडा रहेगा, आपको सारी चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। अब जल्दीबाजी मत करना, पेपर में 5 से 6-7 क्वेश्चन तो इसलिए भी गलत हो जाते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा फास्ट करने लग जाते हैं। अब जैसे ये देखो, मैग्नीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन ओर, ठीक है, पता है तो आप मार्क कर लोगे। अब आपको यही करना है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई हाँ ये अपना करा जाता है राइट स्टेटमेंट, मैग्नीज डिपॉजिट फाउंड इन ऑल द ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन, हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम, में भी हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, अभी के लिए आप इसको छोड़ दो कि भाई मुझे नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, ओके कोई बात नहीं, हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें अन्नामुदी इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स, अब ये कॉमन चीजें होती हैं, अपन पढ़ते ही हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ाई थी, मान लो याद नहीं आ रहा तो इसको अभी के लिए छोड़ दो। वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली लोअर इन एलिवेशन एंड लेस कंटिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट्स। देखो अब ज्योग्राफी वाली मैराथन में भी, या फिर अपन ने बार बार किया कि वेस्टर्न घाट्स, ये पता भी है, नॉर्मली पढ़ते हैं, तो वेस्टर्न घाट्स तो ऊंचे होते हैं और कंटिन्यूअस भी हैं, जबकि ईस्ट, ये स्टेटमेंट अगर उल्टी होती तो ठीक होती। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो इस पे एक बड़ा कांटा मारा। अब जैसे ही एक बड़ा कांटा मिला आपको, तो अब आपको ढूंढना है 2 कहां पे है, तो आपने 2 यहां से हटाया, आपने 2 यहां से हटाया, आपने 2 आपको यहां पे भी मिलेगा, आपने यहां से भी हटाया, ठीक है। तो इसका ये फायदा होता है, एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो जैसे ही हमें 2 का पता चला, क्या आपको 3 और 4 पढ़ने की आवश्यकता है? नो, क्यों? क्योंकि आप 2 में श्योर हो कि 2 तो आंसर नहीं होगा। ऐसे कम से कम नहीं तो 7-8 क्वेश्चन थे जो इस तरीके से हो रहे थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उसमें से 2-3 क्वेश्चन ड्रॉप करे गए, बट द पॉइंट इज हमें यह समझना है कि आप इसी हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। अब देखो जो डिजास्टर आया था उसके बारे में आपसे पूछ रखा था, तो अगेन आपको यही ढूंढना है कि क्या वो स्टेटमेंट सही है, क्या वो स्टेटमेंट गलत है, आप ऐसे ही ढूंढते हुए चलते चलेंगे, ठीक है। सिक्किम, करेवा यहाँ पे मिलते हैं क्या? करेवा कश्मीर में मिलते हैं, जाफरान, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत होगी, 1 इज ट्रू, इसको हटाओ, 1 इज ट्रू, इसको हटाओ, बोथ इज ट्रू, इसको हटाओ। सिर्फ स्टेटमेंट 1 फॉल्स किस में है? सिर्फ बी में है। तो देखो 1 को जैसे ही हमने गलत किया तो आपका आंसर बी आ गया। हमें 2 के बारे में पता हो ना पता हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो आपको यहां से इतना ही मैं बताना चाहता हूं। अब आपने मान लो 1 2 3 4, अब आप इस तरीके से मार्क करते हुए चलेंगे। ऐसे ही आप पेपर जैसे सेकंड में भी ऐसे ही मार्क करते हुए चलेंगे, थर्ड फोर्थ सारे पेजेस में कर लिए, 100 तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। 100 तक आप पहुंच गए। आपको ट्राई करना है फर्स्ट राउंड में जो एब्सोल्युटली बस यही आइडेंटिफाई करना है कि आंसर जिसका एब्सोल्युटली निकल रहा हो, यानी अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 के आसपास क्वेश्चन ही आपके अटेम्प्ट हो पाएंगे राउंड नंबर 1 में। राउंड नंबर 1 में वही क्वेश्चन जिनके बारे में आप एब्सोल्यूट श्योर हो गए हो कि आपने गलत स्टेटमेंट, जैसे अभी 2 एग्जांपल दिए मैंने, गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते ही हमारा आंसर आ गया तो उसको मार्क कर लिया, वो क्वेश्चन हमारा हो गया। बट मान लो जैसे हमने पहला देखा था, ठीक है, या फिर जैसे देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट कि भाई इट एनविसेजेस रिप्लेसमेंट ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। अब ऑन नेशनल हाईवे बाय ओवरब्रिज,
ये है हमारा सेतु भारतम। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ रखा है तो आपका काम चल जाएगा। देखो अब इसमें अगेन 1 हटा दो, 1 हटा दो, 1 हटा दो, तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि भारतमाला में तो नेशनल हाईवेज का है ही नहीं, वो तो सेतु भारतम है। अब यही फायदा होता है सिंगल लाइनरली अगर आपने कर रखे हैं तो आपको पता चल गया। तो जैसे ही ये किया तो आप क्या एब्सोल्यूट आंसर में आ गए, बिल्कुल आ गए कि भाई इसका आंसर तो यही होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो सारे के सारे हमें नहीं पता, बट हम जैसे मान लो हीराकुंड, ठीक है, हीरा सबको पता है कि हीराकुंड डैम महानदी पे है, 3 का ए देखने लग जाओ, 3 का ए चलो यहाँ पे है, ठीक है, गांधी सागर कहां पे है, सरदार सरोवर नर्मदा पे अपन पढ़ते हैं, 1 का डी ढूंढने लग जाओ, 1 का डी, देखो 1 का डी यहां है, 1 का डी यहां है, बट 3 के साथ ए सिर्फ यहां पे ही है, तो ये 2 मैच करने से ही। अब देखो मेतूर नहीं पता कोई बात नहीं, गांधी सागर नहीं पता कोई बात नहीं, वैसे गांधी सागर चंबल पे है, बट फिर भी द पॉइंट इज जो हमारी जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं, जर्नल नॉलेज होती है, वहां से अपना पता चल जाएगा। अब ये सारे के सारे मैंने आपको मैप वाले में सारे डैम्स के हिसाब से बताया भी था, तो उसमें अपन ने करे भी थे, याद भी करे थे, वेटलैंड्स भी हमने याद करे थे, वेटलैंड वाला भी क्वेश्चन था, ठीक है, पेंटिंग वाला भी क्वेश्चन था, तो उनके हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो इस हिसाब से आप मार्क करते हुए चलेंगे। अब पहले पैटर्न में आपने ये कर लिया, अब आप आएंगे सेकंड राउंड पे। सेकंड राउंड में क्या है, अब जैसे मैं आ रहा हूं सेकंड राउंड पे, सेकंड राउंड में मैंने खोला पहला पेज, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी ओएमआर शीट उठा लेनी है। अब जो भी एब्सोल्युटली मान लो 1 का आंसर अब आपको ढूंढना है अपना दिमाग लगा के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, क्या ये गलत है क्या ये सही है, उसके हिसाब से आंसर किया तो किया, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है, नहीं आता तो स्किप इट, अननेसेसरली अगेन जबरदस्ती का रिस्क नहीं लेना। अब पता है तो पता है, ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मान लो आपका आंसर निकल गया है तो आप उसको मार्क कर लेंगे अपनी ओएमआर शीट में। फिर अगेन 3rd का निकल गया है मार्क करो, 4th का निकल गया मार्क करो, 5th का नहीं निकला छोड़ दो, 6th का नहीं निकला छोड़ दो, इस तरीके से आप प्रोसीड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सेकंड राउंड में जो जो होते जा रहे हैं उनको मार्क करते हुए चलोगे, और जो जो आपके डाउटफुल थे, जिनमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन में आपको डाउट था, उनको आप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये मैंने आपको बता दिया है। अगेन सीसेट वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, उसमें पेपर खोल के दिखाने की आई डोंट थिंक की आवश्यकता है, ठीक है। अब आपके अगर कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ लीजिए, उसके बाद अपन मैप की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। देखिए ओके, जो जो लोग अभी आ गए हैं, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ देम। देखो एक सवाल आ रहा है पूजा का कि सब्जेक्ट लिखने का क्या बेनिफिट होगा। मान लो कई बार क्या होगा कि एक सब्जेक्ट के, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, ठीक है, और हिस्ट्री आपका आपके सेट में हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए, बट ये बहुत ही फास्ट, एक सरसरी सा आइडिया लगाने के लिए। अब जैसे ही आपके क्वेश्चन आए, मान लो आपको 4 क्वेश्चन नहीं आते, तो अब आप हो सकता है पैनिक हो जाओ। तो उस सिचुएशन में, या फिर आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए, मान लो आपकी पॉलिटी अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है, साइंस अच्छी है, तो आपने वो आइडेंटिफाई कर लिए, तो आप पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उन सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करो जो आपके अच्छे हैं, उससे ये बेनिफिट होता है बस, ठीक है। 10% क्वेश्चन कोई बात नहीं, यू कैन लीव, अलाउ कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2 पेन अलाउ होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं अलाउड है। एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ और सिर्फ 2 पेन और एक आपका एडमिट कार्ड और एक आपका आईडी कार्ड अलाउ होगा। आई थिंक, आई डोंट नो एडमिट कार्ड में आपसे आईडी कार्ड भरवाया गया या नहीं भरवाया गया, तो अगर जो भरवाया है उसी के हिसाब से आप रखेंगे, ठीक है। सीसेट तो सीसेट है, यूपीएससी में भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। चलो ओके गुरुकुल, ओके आई थिंक अभी अपने सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो हो गए हैं। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होगा, आई विल टेक एट द एंड ऑफ दिस सेशन। मैंने यही सोचा था कि 30 मिनट्स के आसपास इसको अपन लेंगे। अब अपन करते हैं मैप की क्लास में, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, पहले वाली भी 3 मैप की क्लासेस ऑलरेडी हैं, जिसमें 4 साल के करंट अफेयर हैं, और इंडिया का भी मैप है, वर्ल्ड का भी मैप है, सारे मैंने करा रखे हैं, और उनमें ट्रिक्स के साथ भी करा रखा है। 2-2 घंटे की आपकी वो क्लासेस हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू दिस, अब इसमें ये आपका इंडेक्स है, इंडिया, एशिया, अफ्रीका, हम इसी हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। इसको और ज्यादा ऑर्गेनाइज बनाने के लिए मैंने इस तरीके से अरेंज किया है।
मैक्सिमम सोर्सेज जो पॉसिबल हो सकते थे वहां से नेट से एक जो इमेज है जो रेलेवेंटली यूज करी जा सकती है समझने के हिसाब से, याद करने के हिसाब से, मैंने इसमें इंक्लूड करी है। ठीक है, अभी क्योंकि यूपीएससी और एचसीएस दोनों के हिसाब से रहेगा तो मैं ट्राई करता हुआ चलूंगा कि सारी चीजें बताऊं, बट फिर अगेन देखो जो चीज बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट रहेगी उसी पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, और बाकी आपने क्योंकि पहले भी पढ़ रखा होगा उसके हिसाब से आप थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, हरियाणा जसप्रीत सीसेट के अटेम्प्ट्स, देखो सीसेट के अटेम्प्ट मैंने आपको बताया ना, देखो सिंपल सी बात यह है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने तो करने ही है। ठीक है, मैंने वो मिनिमम बताए थे कि आपको 45 to 50% 100 के आएंगे तो 50 से 60 के बीच में अटेम्प्ट करके आने हैं। पॉइंट ये है हरियाणा जीके का, अगेन ये है कि हरियाणा जीके पिछली बार 3 के आसपास क्वेश्चन थे, एक बजट से था, एक आधा वैसे क्वेश्चन था। इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन, मेरी एक्सपेक्टेशन वही है, बट ज्यादा भी हो सकता है या हो सकता है कम भी रहे, कोई बात नहीं। टेंटेटिवली क्लास चलेगी 1.5 घंटे 10 बजे तक। ठीक है, शैल वी स्टार्ट द क्लास? जस्ट कमेंट।